नेक्स्ट वीक के एंड में, तब तक हमारा एक पूरा न्यूरल नेटवर्क का काम हो जाएगा। हम लोग लॉस फंक्शन, उसका ग्रेडियंट लेकर बैक प्रोपोगेशन करना, वो सब हम लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक के एंड में वो आपका असाइनमेंट होगा कि एक साइन फंक्शन लो और साइन फंक्शन को ट्रेन करके जो न्यूरल नेटवर्क हम लोगों ने बनाया है अपने कोड से, उसको देख लो। ठीक है, ये सब कोड हमने देख लिया था। हम लोग अपने हिसाब से वेट चेंज करके नहीं, हम लोग मैनुअली नहीं करेंगे, हम लोग ऑटोमेटिकली करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम लोग पूरा ग्रेडियंट डिसेंट वेट्स को कैसे ऑटोमेटिकली अपडेट करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन द लॉस में कैसा चेंज हो रहा है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीक के एंड तक कर लेंगे। तो हम लोग एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क बना लेंगे। तो वही बेसिक न्यूरल नेटवर्क मैं चाहता हूँ कि आप लोग साइन का फंक्शन उठाओ और उसको ट्रेन करने की कोशिश करो उससे, और पूरी डेंसिटी है। इस वीक का असाइनमेंट भी यही है कि आपको ये सोचना है कि साइन वेव को आपको मॉडल करना है न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से। तो मॉडलिंग अभी हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने बैक प्रोपगेशन ये सब किया नहीं है। तो आप लोग को खाली ये सोचना है कि डेटा सेट कैसे क्रिएट करोगे, क्योंकि हमें डेटा सेट चाहिए होगा, राइट। बिना डेटा सेट के हम लोग ट्रेनिंग तो कर नहीं पाएंगे, लर्निंग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो डेटा सेट कैसे क्रिएट करोगे, ये इसका है। ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब इनपुट, हाँ, इनपुट जो होगा जिसके ऊपर आपका ट्रेन होगा। जैसे हम लोगों ने कल बनाया, उसमें जो वीडियो में था, वीडियो में ऐसा था डेटा, उसको वो रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो डेटा है ये कैसे बनाओगे, ये असल में है क्या? अगर सोचोगे तो ये कुछ नहीं है, ये आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के खूब सारे पॉइंट्स हैं, राइट। इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, तो आपको ये पॉइंट्स जनरेट करना है। अच्छा, रैंडम पॉइंट से ये फंक्शन बनाना है। हाँ, रैंडम नहीं कहेंगे क्योंकि रैंडम फिर एकदम रैंडम हो जाएगा। आपको ये पॉइंट्स, मतलब ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जनरेट करने हैं, ठीक है। तो ये कैसे करोगे, मेन चीज़ इसके बारे में सोचना है। नेट पे सर्च करोगे मिलेगा, मैं बस चाहता हूँ कि आप सोचो कि कैसे डेटा जनरेट कर सकते हो। और जो आपको बेस्ट मेथड मिलेगा उसमें आपका साइन वेव परफेक्ट होगा, ठीक है। बट हमारे जो रियल वर्ल्ड डेटा होता है वो साइन फंक्शन, वाई इक्वल टू साइन फंक्शन लगा के उसमें एक्स की वैल्यू डाल दे और उसको प्लॉट कर दें। हाँ ठीक है, वो भी ठीक, हाँ वही होगा, बट वो साइन एकदम परफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास क्योंकि रियल वर्ल्ड में कभी परफेक्ट डेटा होता नहीं है, तो आपको इसमें कुछ नॉइज ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे नॉइज ऐड करते हैं। बट ये चीज़ आप सोचना, 1.5 दिन का टाइम है, आराम से मंडे की शाम 6 बजे से पहले भेज देना बस मेरे को। मतलब ये डाल देंगे सर, वो तुम्हारे ऊपर है कैसे करते हो। मुझे मंडे को 6 PM के पहले भेज देना, कि मतलब अपनी तुम डेटा मुझे भेज देना कि एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, मैं उसको प्लॉट करके देख लूँगा वो कैसा आ रहा है। वो कैसे करना है, क्या करना है, कल का टाइम है, आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। परसों का भी टाइम है, शाम तक का आराम से करना है। अगर ढूंढ लोगे तो ये काम 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। 2 मिनट क्या कह लो, 10 मिनट कह लो। अगर ढूंढ लिया तो क्या करना है, बाकी जो टाइम लगेगा वो उसे ढूंढने में ही लगेगा, तो सफिशिएंट टाइम है। तो आज हम लोग बात करेंगे बाकी के एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में। उस एक्टिवेशन फंक्शन में रेलू हम लोगों ने कर लिया था, रेलू का कोड हम लोगों ने देख लिया था फॉरवर्ड। अच्छा नहीं, रेलू का हमने कोड नहीं देखा था अभी, ठीक है। रेलू की हमने खाली बात करी थी, रेलू के बारे में हमने खाली बात करी थी। तो रेलू का हम लोगों ने डिस्कस किया था। रेलू क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ 0, इनपुट्स, मतलब जो भी आपके पास वैल्यू है उसमें जो भी कौन सी बड़ी वैल्यू होगी, 0 होगा या फिर जो वैल्यू बड़ी होगी वही मेरा आउटपुट आ जाएगा। यही मेरा रेलू होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो ये मेरे पास मान लो एक इनपुट्स आए, खूब सारे इनपुट्स आए कहीं से, किसी लेयर से इनपुट्स आए। तो मैंने यहाँ पर नंपाई का एक फंक्शन होता है मैक्सिमम, इसमें मैं एरे पास कर सकता हूँ, ठीक है। एरे, मैट्रिक्स में कुछ भी पास कर सकता हूँ, नंपाई वो हैंडल कर लेता है। तो ये सिर्फ जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ है 0 से उन्हीं को रखेगा, 2, 3.3, 1.1, 2.2, और जितनी भी 0 से छोटी हैं, -2.7, -100, 0, -1, इन सबको इसने 0 पे क्लिक कर दिया। तो यही मेरा रेलू का काम होता है कि जो 0 से छोटी है उनको 0 कर दो और जो 0 से बड़ी है उनको वही की वही रखो। तो ये हम लोग np.maximum यूज़ कर सकते हैं अपने रेलू फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यही हमारा कोड है, ये मैंने इसकी क्लास बनाई
हम लोगों ने कहा था कि हम सारे काम क्लास बना के करेंगे, जितने भी मेरे पास फंक्शंस होंगे हर फंक्शन के लिए हम क्लास बनाएंगे और हर फंक्शन में 2 फंक्शन होंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अभी हम लोग खाली फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि बैकवर्ड हम लोगों ने किया नहीं, बट नेक्स्ट वीक हम सारे फंक्शन में बैकवर्ड भी इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने एक्टिवेशन रेलू क्लास बनाई, इसका फॉरवर्ड किया, इसमें इनपुट्स आया मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है, और इसका आउटपुट मैंने सेट कर दिया np.maximum ऑफ 0, इनपुट्स, खत्म। बैकवर्ड में हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे कि हमें कैसे ट्रांसफर करना है इसको पीछे की ओर, वो हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे। बट अभी के लिए बस np.maximum लगाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और ये फाइनल एग्जाम्पल जो हम लोगों ने कल देखा था कि हम लोग की ये क्लियर डेंस क्लास है। डेंस क्लास क्या मतलब कि सारे इनपुट सारे न्यूरॉन से मैच करेंगे। ठीक है, सारे इनपुट सारे न्यूरॉन से मैच करेंगे। मैंने अपना डेटा उठाया, ये अभी भी स्पाइरल डेटा ही है। कौन सा वाला डेटा? वही वाला जिसमें ऐसे ऐसे और ऐसे करके 3 स्पाइरल निकल रहे थे। ठीक है, तो इसकी 100 रोज है मेरे पास, इसमें 3 क्लासेस हैं, बट हम लोग का मेन काम 100 में है। तो पहले मैंने, फिर से हम लोग देख लेते हैं, 100/2 का मेरे पास इनपुट है। ठीक है, और मैंने 3 न्यूरॉन्स लगाए हैं। ठीक है, तो मेरे वेट्स का शेप हो जाएगा 3/2। इसका मैं ट्रांसपोज कर लूँगा तो ये 2/3 हो जाएगा, और वेट का ट्रांसपोज इंटू 100/2, तो ये मेरे पास WTX + B का आउटपुट आ जाएगा 100/3। ठीक है, और मैंने उसको प्रिंट किया था, पिछली बार मैंने उसको प्रिंट किया था। फिर मैंने ये एक्टिवेशन लेयर बनाया, एक्टिवेशन रेलू। स्पाइरल डेटा में ये कॉलम फिक्स है, ये 2 ही होंगे या? हाँ, 2 ही फिक्स है। वो मैंने कहा था ना, तुम लोग को कोड चला के नहीं देख रहे हो क्या? ये वाला चलाया था। नहीं तो अगर नहीं हो गया तो जैसे यहाँ पर x का शेप प्रिंट करो, y का शेप प्रिंट करो, देखो क्या आ रहा है। वही आ रहा था सर। कम से कम ये वाला जो कोड है ये चलाते चलो, और ये चलाते भी क्या चलो, अपने आप टाइप करो फिर चलाओ, तो एक ही समझ में आएगी। ठीक है, तो मेरे पास 100/3 का आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास WTX + B का आया है, और इसके ऊपर मुझे रेलू लगाना है। ठीक है, तो मैंने रेलू का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एक्टिवेशन 1, और इसमें भी मैंने खाली सिंपल फॉरवर्ड, पहले मेरे पास इनपुट था, x मेरा इनपुट था, उसको मैंने दिया अपनी डेंस लेयर को, और डेंस का जो आउटपुट आया है उसको मैंने दे दिया अपने एक्टिवेशन को। और फिर मैंने शुरुआत की 5 रोज ये प्रिंट करी हैं, तो देखोगे कि यहां पर मोस्ट ऑफ द रोज 0 हो गई हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव थी खाली वही रही हैं। इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग ऊपर जाके देखते हैं अपना आउटपुट, तो ये देखोगे कि पहला वाला जो कॉलम है ये पूरा निगेटिव या 0 है, ये पूरा निगेटिव या 0 है, और ये खाली पहली रो 0 है इसमें। सेम चीज़ हमारे पास जब हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है अपने आउटपुट के ऊपर, तो सेम चीज़ मेरे पास यहाँ पर भी वही हुई है, 0 0 और खाली पहली रो 0, और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो सीधे की सीधे उठ के आ गए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा रेलू एक्टिवेशन का कोड। अब बात आती है, एक एक्टिवेशन फंक्शन और होता है। ठीक है, हम लोगों ने सॉफ्टमैक्स देख लिया, सॉरी सिग्मॉइड देख लिया, और लीनियर हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने स्टेप देखा है, और हम लोगों ने रेलू देखा है। तो जब हम लोग लीनियर कर रहे थे तो मैंने बोला था कि लीनियर हम लोग लगाते हैं, लीनियर हम लोग लगाते हैं जब हमारे पास रिग्रेशन टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी लास्ट लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन मेरा लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होता है। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन टाइप की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो हम लोग लास्ट लेयर में एक डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, उसका नाम है सॉफ्टमैक्स, नहीं सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। सिग्मॉइड हम लोग हिडन लेयर में लगाते थे, उसको रिप्लेस करके हम लोग रेलू में लेकर आए। अगर नोटबुक पढ़ी होगी तो उसी मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए सॉफ्टमैक्स यूज करते थे, और सिग्मॉइड बाइनरी के लिए एक जगह देखा था मैंने। वो कह सकते हो, बट जो हम लोगों ने सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, अभी तुम्हें पता चलेगा सॉफ्टमैक्स क्यों लगाते हैं। ठीक है, मल्टी क्या बाइनरी हो तब भी हम लोग लगाएंगे, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा तब भी लास्ट लेयर में सॉफ्टमैक्स लगाएंगे। ठीक है,
तो हम लोग सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। तो होता क्या है, पहली चीज़ है कि दिक्कतें क्या हुई, अगर मैं लास्ट लेयर में रेलू लगाऊंगा तो क्या होगा। तो मान लो कि मेरे पास, जैसे मेरे पास 3 स्पाइरल वाला है और मैंने कहा था उसको अज्यूम कर लो कि वो 3 चीज़ें हैं, 3 कैटेगरीज है, कैट है, डॉग है और हॉर्स है। ठीक है, जो मेरे पास स्पाइरल वाला डेटा सेट है उसमें जो मेरे पास 3 स्पाइरल हैं, तो एक स्पाइरल कैट का डेटा है, एक स्पाइरल डॉग का डेटा है, एक स्पाइरल हॉर्स का डेटा है। ठीक है, तो मेरे पास इनपुट्स कितने हैं, 2। ठीक है, मैंने अपना न्यूरल नेटवर्क यहाँ बनाया। ठीक है, ये सारे इसमें जाएंगे, ये सारे इसमें जाएंगे, फिर ऐसे ही इसके सारे जाएंगे एक दूसरे में। ठीक है, और उसके बाद मान लो मेरे पास ये 3 आउटपुट आए, क्योंकि मुझे ये बताना है कि कैट है कि डॉग है, हॉर्स है। तो जितने हमारे पास मतलब ये कह दो, इन्हें कहते हैं लेबल्स, क्लास लेबल्स हैं, जितनी हमारे पास क्लासेस हैं या जितनी हमारे पास कैटेगरीज हैं, उतने न्यूरॉन मेरे फाइनल आउटपुट में होते हैं। यहां पर मेरे पास 3 है तो मेरे पास 3 आउटपुट न्यूरॉन आएंगे। ठीक है, तो ये भी एकदम ऐसे ही जाएगा, सारे के सारे सब में मिलेंगे। ठीक है, और यहां से मेरे पास 3 वैल्यूज आएंगी। ये समझ में आ रहा है कि यहां पर लास्ट में मेरे पास सिर्फ 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर मेरे पास इनपुट था x और y कोऑर्डिनेट, क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट्स है तो वही आए हैं, तो 3 आउटपुट आएंगे। तो मान लो मेरे पास आउटपुट आया 12, 99 और 381। ठीक है, हर जगह रेलू लगा हुआ है, तो रेलू की वजह से मेरा मतलब कि यहाँ पर भी एक्टिवेशन रेलू है, यहाँ पर भी एक्टिवेशन रेलू है, यहाँ पर भी एक्टिवेशन रेलू है। मेरे पास 3 आउटपुट आया 12, 99, 381। ठीक है, और मैंने ये बना रखा है कि पहला वाला कैट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला डॉग को और तीसरा वाला हॉर्स को। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास 3 वैल्यूज आई हैं, तो ये 3 वैल्यूज, पहली चीज इनके साथ दिक्कतें क्या है कि यहां पर वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकती हैं। कुछ भी होने का मतलब है, क्योंकि अगर याद करोगे तो रेलू का ग्राफ ऐसे होता है, नीचे तो लिमिट होती है 0 पर, बट ऊपर कोई लिमिट होती है नहीं सर, नहीं, इन्फिनाइट हो सकता है। तो यहां पर मेरा 3,81,000 भी आ सकता है। ठीक है, और ये 99 और 12 है। तो मेरे पास ये जो 3 नंबर है ना, इनकी कोई मीनिंग नहीं है। तो पहली हमें प्रॉब्लम लानी होती है कि इसमें हमें कोई मीनिंग लानी पड़ती है। सर ग्राफ ऐसे क्यों बनाता है? क्या? हेलो हाँ, हेलो, बताओ बताओ। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। अभी हाँ सर, एक पहले डाउट था, अभी याद आया कि रेलू आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। ऐसी क्यों बनाता है? मतलब W नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। आवाज कट रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे सर ग्राफ ऐसे ही क्यों बनाता है ये वाला, रेलू वाला? हाँ हाँ सर, भाई बोल, रेलू का ऐसे क्यों बनता है क्योंकि जब W नेगेटिव होता है तब तो। हाँ, तो W का हमें पता नहीं है ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि W नहीं है। हम आउटपुट का ग्राफ नहीं बना रहे, हम रेलू फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। तो मतलब उसको ऐसे बस रिप्रेजेंट करते हैं ना? हाँ, नहीं तो रेलू फंक्शन क्या है? 0 इफ इनपुट इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इफ x इज ग्रेटर देन 0। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? अच्छा हाँ, इसका ग्राफ कैसे? इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा हमेशा। जो रेलू में इनपुट आने के बाद मतलब जैसे वेट को निगेटिव कर दिया, तो पहले मतलब कि आप चेंज देख रहे हो इसके रिस्पेक्ट में कि पहले सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव था, x की वैल्यू ऐसे जा रही तो चेंज हुआ, वो आप फाइनल आउटपुट देख रहे हो। ये ग्राफ सिर्फ रेलू का है कि अगर रेलू का है और आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव वैल्यूज, सारी वैल्यूज लोगे तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर हमारे पास 3 वैल्यूज आई हैं
और हमें इनका मतलब नहीं पता। इनका मतलब क्यों नहीं पता? पहली चीज़ है कि भाई ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो यहाँ पर मेरे पास आया 3,81,000 और ये आया 99 अरब। कुछ इसका मतलब है, मतलब 99 अरब क्या? ठीक है 12, अब ये 12 है, 12 का क्या मतलब है? जीरो के पास इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे जितनी बड़ी चाहे जितनी छोटी हो सकती है। और तीसरी चीज है कि ये वैल्यूज डिपेंडेंट नहीं है। हम चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, मान लो 3 कैटेगरीज है, तो अगर मुझे पता है कि उसमें हॉर्स है तो कैट और डॉग नहीं होने चाहिए। अगर मैं, मेरी प्रॉब्लम जो है उसमें एक फोटो में एक ही जानवर है, ठीक है, और वो जानवर इन्हीं तीनों में से है, तो अगर उसमें हॉर्स आता है तो कैट और डॉग नहीं होने चाहिए। हाँ कि ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो शायद वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहां पर मुझे ये चीज नहीं पता चल रही कि भाई कि ये डिपेंडेंट नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो यार आप मोबाइल पे हो क्या अक्षत? हाँ सर। हेलो, हाँ, तो आप बोलते हो तो आपकी आवाज नहीं आती है, वो होती मतलब यस सर। जैसे स्लो। हाँ, कुछ हाँ कह सर, रहे? मोबाइल पे बस हाँ बोल रहा था सर। अच्छा वो अच्छा, आप ओके, पूछे थे। हाँ ठीक। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ये जो थोड़ा लेट आता आउटपुट्स, है सर। ओके, तो ये जो आउटपुट्स हैं ये डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, और ये मीनिंगफुल होनी चाहिए, और इनके ऊपर एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई ठीक है, अगर 1 आ रहा है तो मतलब कि हाँ परफेक्ट यही है। तो इसी तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन क्या करता है कि अगर आपके पास कोई इनपुट है x, तो ये होता है e की पावर एक्स आई जे डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ e की पावर एक्स आई जे। इसका मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब मेरे पास 3 इनपुट आते हैं 1 2 3, ठीक है, तो इसको ये कन्वर्ट करता है ऐसे कि e की पावर 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 प्लस e की पावर 2 प्लस e की पावर 3, कॉमा e की पावर 2 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 प्लस e की पावर 2 प्लस e की पावर 3, और e की पावर 3 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 प्लस e की पावर 2 प्लस e की पावर 3। इस एरे को ये इस एरे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इससे मेरे ये तीनों जो काम थे वो हो जाते हैं। पहली चीज़ है कि ये जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इससे मेरी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में लिमिट हो जाती है। कैसे हो जाती चाहे तुम देख लो। अगर मैं e की जगह खाली इसके सम से डिवाइड करूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 6, 2 डिवाइडेड बाई 6 और 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये क्या आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 6 पंचे 30 और 0.3333, और ये आ जाएगा 0.1666, ठीक है। तो मेरी सारी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में आ गई, एक लिमिट वो आ गई, ठीक है। दूसरी चीज जो इसने करी है वो करी है कि इसका सम नॉर्मलाइज, अगर मैं इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, बट ये वो वाला नॉर्मलाइजेशन नहीं है दूसरे मशीन लर्निंग वाला, ये सिंपल नॉर्मलाइजेशन है कि आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, हर वैल्यूज को सबके सम से, ठीक है। तो इनका सम मेरे पास 1 आ गया। और मैथ्स में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स का सम 1 आता है? प्रोबेबिलिटी। तो अगर मेरे पास ये 1 2 और 3 नंबर्स थे, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 0.16, 0.33 और 0.5 में, और क्योंकि इनका सम 1 है तो मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं कि ये प्रोबेबिलिटीज है। ये प्रोबेबिलिटीज हैं। अच्छा,
न्यूरल नेटवर्क बहुत ही रेयर होगा कि हमेशा परफेक्ट आंसर देगा। हम चाहते हैं कि हम उसे देखना चाहते हैं ऐसे कि न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से इसके डॉग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसके कैट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और इसके हॉर्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर मेरे पास ये तीनों चीज़ें आती हैं 0.16, 0.33 और 0.5, तो वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? हॉर्स है फोटो में, कि हॉर्स है फोटो में, और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि भाई मुझे 50% कॉन्फिडेंस है कि वो हॉर्स है। तो हमारा जो सॉफ्टमैक्स है वो हमारे नंबर्स को प्रोबेबिलिटी में बदल देता है, ठीक है, और उनको लिमिट कर देता है। एक काम और करता है ये, एक काम को और करता है। अच्छा, अगर मेरे पास मान लो दो क्लॉजेस है, कैट और डॉग, और एक की प्रोबेबिलिटी आई 0.45, एक की प्रोबेबिलिटी आई 0.55, ठीक है, तो प्रिडिक्ट तो वो कर रहा है कि भाई डॉग है, राइट, ये डॉग है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसका यूज कैसे हो सकता है? इसका यूज ऐसे हो सकता है कि मान लो भाई आप कैंसर के लिए आपने बनाया कि वो फोटो खींच के कैंसर बता देगा कि फोटो कैंसर में है कि नहीं है, आपका सीटी स्कैन या एमआरआई या फिर एक्सरे लेकर, ठीक है। अब वो प्रोबेबिलिटी बताएगा। अब अगर वो प्रोबेबिलिटी बता रहे कि भाई कि 0.56% कैंसर है, ठीक है, तो आप कहोगे कि यार ये तो 50-50% चांस हो गया, या तो कैंसर हो सकता था या तो कैंसर नहीं हो सकता, तो ऑलमोस्ट सेम है, तो आई एम नॉट सफिशियंट, आप फर्दर टेस्ट करोगे। बट वहीं पर अगर वो कहता है कि 0.90% कैंसर है, तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है कुछ गड़बड़ है, टेस्ट आप अभी भी करोगे, लेकिन इसने आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। परसेंट बताता है वो, फिर आवाज़ कट रही है। परसेंट भी बताता है ये। नहीं, आप इसको परसेंट की तरह ले सकते हो क्योंकि समवन हाँ तो आएगा। मतलब वही बोल रहा है कि हाँ, वैल्यू भी बताता है। नहीं बताता नहीं, वो तो यही बताएगा, वो खाली बताएगा आपको 12,99 और 3,81,000। आप उसको कैलकुलेट करके दोगे तो वो मान के आप, चलो आपको ये दिया उसने 0.16, 0.33, 0.5, तो इसको आप कह दो कि वो 16% कॉन्फिडेंस है, कि 33% कॉन्फिडेंस है और ये 50% कॉन्फिडेंट है। हाँ, तो वही मतलब वैल्यू बताता है ना कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताता है ना। हाँ, तो वो तो इसने बताया ना यहाँ पर, ये कैसे आया? अच्छा अच्छा, ये अच्छा, ये ठीक है समझ गया। ये सॉफ्टमैक्स लगा के ही तो आया है। बस मतलब मैंने ऐसा यहाँ भी पर, बताएगा ना कि हॉर्स है, 65% हॉर्स है, मतलब हाँ 65% लग रहा है कि कोई हॉर्स है। हाँ, 65% लग रहा है कि हॉर्स है, 30% लग रहा है कि कैट है, और 5% लग रहा है कि डॉग है, ठीक है। तो आप कहोगे चलो डॉग तो नहीं है और 65 भी है, तो मतलब कॉन्फिडेंट ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा उससे ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग थ्रेशोल्डिंग करते हैं। थ्रेशोल्डिंग क्या होती है प्रोसेस, कि भाई ये तो प्रोबेबिलिटी बता दिया, उसने बता दिया कि ये 65% डॉग है, 30% कैट है और 5% हॉर्स है, ठीक है। अब जहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना है, तो वहां पर आप कह दोगे कि ठीक है, अगर 60% के ऊपर आया है प्रिडिक्शन, तभी उसे दिखाओ, नहीं तो ये बोल दो कि कैन नॉट फाइंड और कैन नॉट प्रिडिक्ट कॉन्फिडेंटली। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अरे यार,
चलो इसी को दिखाते हैं फोटो। ये इसने प्रिडिक्शन की है, ठीक है। तो अब तुम देखोगे कि हर प्रिडिक्शन में, जैसे इसने बहुत सारे काम किए हैं, बट अभी जब प्रिडिक्शन वाला आएगा तो देखोगे कि जैसे यहाँ बॉटल है, तो बॉटल दिखा रहा है 91% कॉन्फिडेंट है, ठीक है। इसने दिखाया पर्सन है 69% कॉन्फिडेंस, ये पीछे वाला। यहाँ पर ये बड़े वाले पर्सन पर ये 99% कॉन्फिडेंस है और इस वाले पर्सन पर ये 69% कॉन्फिडेंट है। तो क्यों है? क्योंकि ये पूरा है, वो तो आधा ही है। तो यहाँ पर इसे तो इसे पूरी बॉडी दिख रही है, तो एकदम कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि 91% मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 99% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पर्सन हूँ। बट यहाँ पर वो खाली 69% ही बोल पा रहा है, क्योंकि उसे खाली ऊपर की बॉडी दिख रही है। तब भी उसने पहचान लिया, लेकिन उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जहाँ पर कोई केस हो कि जहाँ पर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, उस केस में आप थ्रेशोल्डिंग लगा देते हो कि अगर आपका प्रिडिक्शन 80% 90% से ऊपर हो तभी तुम दिखाओ, नहीं तो ना दिखाओ। अब जैसे यहाँ पर ना हजारों प्रिडिक्शन आए होंगे, हजारों प्रिडिक्शन, कैसे कि इस पेड़ के अंदर इसने पता नहीं कितने % उड़े होंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा। वो कह रहा होगा कि अच्छा ठीक है 2% ही पर्सन लग रहा है, तो मैं इसको नहीं करूँगा, हटा दूंगा। ये थ्रेशोल्डिंग वाली चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं तो इसे इग्नोर कर दो अभी के लिए। हाँ सर आ रही है, आ गया। सिग्मॉइड में भी होता है ना, 0.5 के ऊपर हो तो ऊपर क्लासिफाई है, वरना नेगेटिव। हाँ, सिग्मॉइड में वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड हम लोग अपने हिसाब से रखते हैं, ठीक है। तो यही है, और फंक्शन हम लोगों ने देख ही लिया क्या होता है, e की पावर x डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ e की पावर x। अच्छा, अब इसमें e की पावर x की क्या जरूरत है? जो कि हम लोगों ने जो 1 2 3 वाला काम किया था ना, 1 2 3 वाला काम किया था, वहां पर भी हम लोग प्रोबेबिलिटी लेकर आ गए थे। तो ये e की पावर x कर कर कैलकुलेट क्यों कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेट करना है? तो उसके 2 रीज़न है, ठीक है। e की पावर x के 2 रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि क्योंकि ये रेलू है, ठीक है, तो या तो आपकी वैल्यू 0 आएगी या फिर बहुत बड़ी वैल्यूज आएगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर रेलू हमारे पास अभी हम लोगों ने लगा रखा है, तो हमें पता है कि 0 आएगी या बहुत बड़ी वैल्यूज आएगी, बट हो सकता है कि हमने कोई और एक्टिवेशन या फिर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया हो, ठीक है। क्योंकि लास्ट लेयर में क्या होता है, लास्ट लेयर में हम लोग लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर लेते हैं रिग्रेशन के केस में। बट मान लो कि लीनियर है, तो अगर मेरे पास निगेटिव वैल्यूज भी आती हैं तो भी e की पावर x क्या करता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि अगर तुम e की पावर x का ग्राफ देखोगे, प्लॉट e की पावर x, ठीक है, तो आप प्लॉट देखोगे तो आप पाओगे कि ये कभी निगेटिव जाता ही नहीं है। इसकी मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनाइट, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि e की पावर x से हमारे पास अगर निगेटिव इनपुट भी आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स ही चाहिए, तो ये उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है कि e की पावर x का ग्राफ क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको हम लोग कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास वैल्यूज थी 1 4 9, ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर e की पावर x लगाऊंगा सबको, तो e की पावर 1 वहां आएगा, e की पावर 4 यहां आएगा, e की पावर 9 यहां आएगा। मतलब कि ये जो ऑर्डर मेरा ओरिजिनली था वही ऑर्डर मेरा यहां भी मेंटेन रहेगा। तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यूज आई थी मेरे न्यूरल नेटवर्क से, उनका जो ऑर्डर है वो भी मेरे पास मेंटेन्ड है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जो निगेटिव है उनको भी ये पॉजिटिव कर देता है। तो हमें क्या करना है, हमें खाली सबका एक्सपोनेंशियल निकालना है और उसके बाद सबके सम से डिवाइड कर देना है। इसका कोड देख लेता हूँ, ठीक है, फाइनल कोड था, ठीक है। ये सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन लेयर है मेरे पास, ये मेरे पास इनपुट है। बहुत ज़्यादा टाइम, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ सर, जैसे कि वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ सकती है, मतलब करोड़ मिलियंस बिलियंस में आ सकती है। हाँ तो e की पावर
ए की पावर बिलियंस, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा उसको कैलकुलेट करने में? नहीं, मतलब टाइम उसका e की पावर x कैलकुलेट करने में उतना ज़्यादा नहीं लगता है, बट वो जो पॉइंट है कि बहुत बड़ी वैल्यू आ सकती है, उसको हम लोग आगे अभी हैंडल करते हैं। ठीक है, वो आगे ही है जस्ट इसके, ठीक है, वो हैंडल करते हैं, बट उसका रीज़न अलग है कि बड़ी वैल्यूज़ को हम लोग क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरे पास इनपुट है, तो 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों पॉजिटिव हैं। ई मेरा पास वैल्यू होती है 2.718281, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली ली जाती है, जैसे पाई की ली जाती है 3.14159, तो 6 डिजिट तक आप ले सकते हो। ठीक है, वैसे हम लोग इसको ई की पावर कर सकते हैं, बट हमारे पास नंपाई में फिर से एक बेहतरीन फंक्शन है EXP, इसके अंदर हम अपना एरे दें, वो सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, तो np.exp ये फंक्शन है, ये e की पावर x निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप x दोगे तो ये इक्वलेंट है e की पावर x है। ठीक है, तो फिर से आओ, इसका मेरे पास वैल्यूज़ थे, मैंने फुल कोड लिखा, मैंने पहले ये आउटपुट आया मेरे पास किसी लेयर से, मैंने उसका एक्सपोनेंशियल निकाला, मैंने उसको प्रिंट किया है, फिर मैंने सारी वैल्यूज़ के सम से उसको डिवाइड कर दिया है, और फिर मैंने उसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज़ प्रिंट करी हैं। ठीक है, इनपुट मेरे पास वही है 4.8, 1.21 और 2.385, ये e की पावर x है। ठीक है, और ये सॉफ्ट मैक्स है, मतलब e की पावर x डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास आए 0.89, 0.02, 0.08। तो अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी कंसिडर करूँ तो पहली क्लास मेरी बेस्ट है, ये पहली क्लास मेरी बेस्ट है, और जस्ट फॉर समेशन कि हाँ कि भाई प्रोबेबिलिटी है तो इनका सम 1 आना चाहिए, तो वो मेरे पास 1 आ रहा है। मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को सम किया है, तो ये मेरे पास 1 समेशन आ रहा है। ठीक है, इसमें अभी एक दिक्कत है, ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन कर लो, फिर 10 सवा 10 तक 10-5 तक देखते हैं। ठीक है, सेम लिंक। सर हम लोग को CNN RNN जब करेंगे तो इसमें हम लोग को ऐसी लोकल स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब पूरी, मतलब आप इस तरह नहीं लिखोगे, आप सिंपल एक न्यूरल नेटवर्क बनाओगे पाइटॉर्च का यूज़ करके, और ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके ओके ओके। अब वो सवाल आ सकता है कि ये सब क्यों सोच रहे हैं, तो वो बस ये है कि रीज़न उसका कि मतलब ये आएगा तब वो उसमें कुछ दिक्कत आएगी तो वो आराम से ठीक कर लोगे, बट अगर ये नहीं आएगा तो फिर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि सिर्फ वही आता होगा। ओके सर ओके। तो हाँ सर, ये जो सॉफ्ट मैक्स वाला है फंक्शन, हाँ, तो वो तो खाली जब ऐसे चीजें प्रेडिक्ट हाँ, तब यूज होता हाँ, होगा ना, तब यूज़ होता है, कि वो यूज़ होता है हर क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम्स। टाइम यूज होता है, हर टाइम यूज होता आवाज़ कट रही है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, टाइप कर दो प्लीज़। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो। तो नेटवर्क भी में प्रॉब्लम करता है इसमें। बट हाँ, अगर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो हम लोग खाली क्लासिफिकेशन में यूज़ करेंगे, रिग्रेशन में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रिग्रेशन में हमें अनबाउंडेड वैल्यूज़ चाहिए। सिंपल क्लासिफिकेशन। चलो अच्छा, अब ये क्या कहानी है फॉर बैचेस के लिए मुझे क्या, हाँ बताओ सर। ये सॉफ्टमैक्स हमारा वैल्यू क्रश कर दे रहा है 0 के 1 के बीच में, और छोटी वैल्यू कर दे रहा है बड़ी वैल्यूज को, तो ये हमारा सिग्मॉइड भी तो यही काम करता था, क्रश कर देता था वैल्यूज, बड़ी वैल्यूज को 0 और 1 के फॉर्म। हाँ, यहाँ पे हम ये भी यूज कर सकते हैं सर, सिग्मॉइड अगर यूज करें। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट इसकी अभी आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं एक्सपोनेंशियल की वजह से। ठीक है, और मतलब e की पावर x कैलकुलेट करना इज मच ईजियर देन कैलकुलेटिंग 1 अपॉन e की पावर x। ओके सर ओके।
अगर सिग्मॉइड मैथ करोगे वो होता है 1 + 1 e की पावर -x, ठीक है। तो ये मच डिफिकल्ट है e की पावर x कैलकुलेट करने से, क्योंकि e की पावर x के लिए हमें एक सीरीज़ बनानी होती है, ठीक है। जो हमारी e की पावर की सीरीज़ होती है, मुझे ध्यान नहीं है क्या नाम होता है, लेकिन वो ऐसे होती है 1/1 समथिंग 1/ समथिंग, तो वो थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है। बट इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी काम आएंगी, जो सिग्मॉइड में उतनी काम शायद ना काम है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे चेक करना पड़ेगा। तुमने सवाल डाल दिया दिमाग में तो मुझे देखना पड़ेगा, तुम भी देखना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या है, हमने किया ठीक है, तो ये बैचेस की कहानी क्या है अलग से, तो ये अलग से कहानी नहीं है, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि मैं एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था कि क्या होता है नमपाई में। अच्छा, बैचेस में मतलब क्या है कि हमारा डेटा हमेशा इनपुट का बैचेस में आएगा, तो मान लो मेरे पास 100/3 का 100/2 का डेटा है मेरे पास, और मैंने यहाँ पर फिर 3 लिख दिया, पता नहीं कहाँ से याद आ रहा है, और मेरे पास यहाँ पर 3 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो 3 न्यूरॉन्स का वेट्स का मेरा शेप हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, 2/3 करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 100/3 का। मतलब पहली लेयर से मेरे पास जो आउटपुट आया है वो आया है 100/3 ही मैट्रिक्स का, ठीक है। अच्छा, 100 छोड़ दो, इसे आप कह लो 5 का इनपुट था, मेरे पास 5/3 की मैट्रिक्स आई है, 1 2 3 4 5 3, ठीक है। अब ये मेरे को बताओ याद करके कि ये जो पहली लेयर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, या पहली रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मेरे पास 2 इनपुट थे, 3 न्यूरॉन थे, इसका जो आउटपुट आया है वो मेरे पास ये आया है, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पहली रो। ये सर ये आउटपुट आया ना, ये मतलब हम लोग का लास्ट में ये, हाँ, ये आउटपुट आया है मेरे पास, पहली लेयर का आउटपुट आया है, हाँ। बट इस पहली लेयर का आउटपुट तो मेरे पास 5/3 शेप है। इसमें जो पहली रो है ये क्या है, ये सर इनपुट होगी, नहीं ये वेट्स हैं हर टीचर्स के। वेट्स नहीं है, वेट्स तो यहाँ निकल गए, वेट्स तो यहाँ निकल गए, वेट्स तो इधर थे, ये तो मैं इधर की बात कर रहा हूँ। तो ये 5 × 3 की मैट्रिक्स है जो आपने बनाई है ये वाली। लग तो वही रही है, 5 रोज है 3 कॉलम है। ये पहले रो का इनपुट है, दूसरे रो का, तीसरे रो का, पांचवें रो का इनपुट। लोग मतलब देख नहीं रहे हो, हाथ से काम नहीं कर रहे हो, बस वीडियो देख रहे हो। अगर मेरे पास एक इनपुट होता, ठीक है, एक इनपुट मतलब खाली एक x वैल्यू, मतलब 10x की वैल्यू हो गई, 5y की वैल्यू हो गई, तो मेरे पास कितने आउटपुट आते पहली लेयर के बाद। ये सर ये फिर से बताइए, एक इनपुट dx y क्या बताया आपने। dxy मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कह रहा हूं मेरे पास सिर्फ, हाँ तो यार मैंने जो स्पाइरल डेटा है उसमें कितने कॉलम है, 3 2 है, 2 कॉलम, 2, ठीक है। x और y यही वैल्यूज तो है ना, यस सर, ठीक है। ये छोटा x और छोटा y यही वैल्यूज तो है। तो ये मान लो कि मेरे पास सिर्फ एक इनपुट आया, एक रो ऑफ इनपुट आया, तो मेरे पास पहली लेयर के बाद जो आउटपुट आएगा उसका शेप क्या होगा, 3 × 2 2 2 3 नहीं कर रहे हो, हाथ से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। 3 न्यूरॉन होंगे तो 2 इनपुट आ रहे हैं। 2 कहां से आ रहा है, सर फीचर्स कितने हैं इसके,
बताओ कितने फीचर्स हैं, बताओ। दो है। अ, यार ये इसी में जाता है फिर टाइम। मेरे पास एक रो ऑफ डेटा आया, उस रो ऑफ डेटा में कितने कॉलम्स हैं? दो। स्पाइरल डेटा से हम लोग कर रहे हैं, मेरे पास 2 कॉलम्स है उसमें 10, और उस रो का डेटा जो है वो है 10 और 5, तो ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक, यहां पर मेरे पास 3 न्यूरॉन्स हैं। ये इनपुट है मेरे पास, तो अब बताओ फीचर्स कितने हुए पहले तो? 2 फीचर्स। 2 फीचर्स हुए ना, तो फिर इसमें कंफ्यूजन क्यों, क्यों पूछ रहे हो कितने फीचर्स हैं? नहीं सर, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं हुआ था, स्पाइरल का था, ये स्पाइरल की बात हुई थी, ये नहीं पता था। ठीक है, 2 फीचर्स है मेरे पास। अब मेरे पास एक रो ऑफ डेटा जा रहा है, एक रो ऑफ डेटा। हम्म मैं पूछ रहा हूं कि मेरे पहली लेयर के आउटपुट का शेप क्या होगा? आउटपुट ऑफ, मतलब शेप ऑफ आउटपुट ऑफ फर्स्ट लेयर। तो 1 into लेयर 3। की, मैं लेयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, लेयर की बात मैं कर रहा हूं। 1 into 3 ये कैसे आया? मतलब 2 into 3। ओके, एक ऑप्शन आया 2 into 3। अब दोनों मुझे बताओ कि 1/3 कैसे आया और 2/3 कैसे आया? 3 न्यूरॉन है तो 2 वेट होंगे, हर एक न्यूरॉन पे 2 वेट होंगे। मैं वेट्स का शेप पूछ रहा हूं क्या? सर आउटपुट का होता ही है, मैं फॉर्मूला ही होता आउटपुट है का कि शेप जितने पूछ रहा इनपुट हूं। होते हैं, जितने इनपुट्स होते हैं उन इनटू न्यूरॉन्स। अक्षय, अरे राहुल भाई, एक रो ऑफ डेटा है, ठीक है, 1/2 का हुआ वो, ठीक है, ये शेप समझ में आया इनपुट का? यस सर। ठीक है, वेट्स का शेप क्या होगा? न्यूरॉन कितने थे? यार ये कितने बने हैं यार? 3 बनाए। हाँ, तो बताओ वेट्स का शेप क्या न्यूरॉन होगा? इनटू फीचर, न्यूरॉन इनटू फीचर। क्या होगा मतलब, नंबर बताओ, नंबर। 3 into 2। 3 into 2, इसका ट्रांसपोज लोगे? हाँ सर। 2/3 हुआ, इसको हम इनपुट से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना, x इंटू डब्ल्यू का ट्रांसपोज। तो जब हम लोग 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें डिफरेंट शेप की, तो ये हट जाएगा, क्या बचता है आउटपुट में? 1/3। तो ये 2/3 कहां से आया था? तो हो गया न्यूरॉन। ये मैथ्स हम लोग पिछले 2 हफ्ते से यही मैथ्स कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आउटपुट कितना आएगा। तो इस टाइम पर ये सिंपल सोल्यूशन तो मतलब ना गलत करो प्लीज, नहीं तो इसमें 10 से 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे बार बार ये कैलकुलेट कराने में कि क्या आएगा। ठीक है, कहाँ गया वो? ओके, अब 1/3 का वो आया। चलो वापस चलते हैं, अभी तुम लोग फिर से भूल गए वो चीज़ कि अगर मेरे पास एक रो ऑफ डेटा आएगा, ठीक है, एक रो ऑफ डेटा आएगा, मेरे पास 3 न्यूरॉन है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 1/3। ठीक है, अब मेरे पास डेटा हमेशा इनपुट में बैचेस में आता है, तो मान लो मेरे पास 5 रो ऑफ डेटा आया, इसका आउटपुट क्या होगा? 5 into 3। ओके, एक ऑप्शन आया है 5/3। राहुल सही होगा। पक्का? हाँ सर। ठीक है, ये सही है, 5/3। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये पहली लेयर का जो आउटपुट आया है वो 5/3 आया है, तो मतलब कि 5 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं।
अब मैं इसमें पूछ रहा था कि इसमें जो पहली रो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पहले इनपुट का आउटपुट, मतलब पहले इनपुट का रिजल्ट। पहली रो रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि आपके पास 5 रो ऑफ डेटा था, तो आपके पास 5 इनपुट थे, और हमने देखा कि अगर मेरे पास एक रो ऑफ डेटा आएगा उसका आउटपुट क्या आएगा 1/3, क्योंकि 3 न्यूरॉन है तो मेरे पास 3 आउटपुट तो आने ही आने हैं। तो जब मेरे पास फाइनल मैट्रिक्स आई तो जो पहली रो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर मैं सिर्फ पहली रो को पास करता, पहली रो मतलब कि पहला सैंपल ऑफ डेटा पास करता, तो उसका आउटपुट ये होता। जब मैं दूसरा पास करूंगा उसका आउटपुट ये होगा, तीसरा करूंगा ये होगा, चौथा करूंगा ये होगा, पांचवा करूंगा ये होगा। लेकिन हम लोगों ने पांचों एक साथ पास किए तो हमें 5/3 की मैट्रिक्स बन गई। अब ये समझ में आया कि जो आउटपुट है तो इसकी हर रो का क्या इफेक्ट है, क्योंकि अगर मैं एक इनपुट दूंगा तो मेरे पास 3 आउटपुट तो आने ही आने हैं, क्योंकि 3 न्यूरॉन है। तो ये जो 3 आउटपुट है ये पहले इनपुट मतलब जो पहला इनपुट आया जो 10,5 आया है उसका ये है, दूसरा होगा वो 25,30 मान लो वैल्यू है, तो ये उसका आउटपुट है उस न्यूरॉन का। तो क्योंकि हम लोग फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं तो हम लोग बैच का बैच एक साथ पास करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और शेप क्या होगा। ठीक है, अब ये चीज समझ में आई कि पहले इनपुट का आउटपुट पहली रो है। ठीक है, अब फिर से आते हैं, 3 न्यूरॉन है, तो मान लो कि ये लास्ट वाली मेरी लेयर सॉफ्ट, ये मतलब मेरी लास्ट लेयर है, और यहां पर मैं ज्यादा कर दिया क्या, एक नहीं लगाया। ठीक है, यहां पर ये मेरी लास्ट लेयर है, यहीं पर मुझे करना है, तो मुझे यहां सॉफ्ट मैक्स लगाना है। ठीक है, मैंने सॉफ्ट मैक्स लगा दिया, यहां पर मेरे पास कुछ आउटपुट आ रहा है। अब जो सवाल है, जो सोचने वाली बात है, सवाल नहीं है सोचने वाली बात है कि देखो अगर मैं एक इनपुट पास करता, इफ आई पास सिंगल इनपुट, तो मेरे पास ये 3 आउटपुट आते, मतलब मेरे पास आउटपुट 1/3 का आता, और वो क्या है, वो यही तो है, राइट? यस इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ है? राहुल चले गए क्या? है क्लियर है सर, क्लियर। हाँ क्लियर ना, तो यही आउटपुट आते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर सॉफ्ट मैक्स लगाता तो मुझे मान लो कि इसका आउटपुट आया है A, B और C, तो मुझे क्या करना था, मतलब कि नहीं, हाँ A1 B1 C1, 1 का मतलब क्या है कि पहले रो ऑफ डेटा, तो मुझे क्या करना पड़ता है e की पावर A1 डिवाइडेड बाई e की पावर A1 प्लस e की पावर B1 प्लस e की पावर C1, कॉमा e की पावर B1 डिवाइडेड बाई सेम थिंग और e की पावर C1 डिवाइडेड बाई सेम थिंग। ये करना होता मेरे को, राइट? यस सर। यस ठीक है, हाँ, अब ये करना होता मेरे पास। अब दिक्कत क्या है कि मेरे पास एक रो का तो डेटा है नहीं, मेरे पास पूरे बैच का डेटा है। ठीक है, मेरे पास 5/3 की मैट्रिक्स है, मेरे पास 1/3 की नहीं है, तो मुझे इसमें सॉफ्ट मैक्स लगाना है। तो मेरे पास, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जो एक्सपोनेंशियल निकालना है वो इस रो का निकालना है, और इसकी वैल्यूज को इसी रो के एक्सपोनेंट के सम से डिवाइड करना है। आपको सबका सम नहीं निकालना है, मतलब रो वाइज आपको, तुम्हें जो ऐड करना है, जो आप समेशन करोगे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर आता है, हाँ, वो भी आपका रो वाइज होगा, और इस सम से खाली आपको पहली रो की वैल्यूज को ही डिवाइड करना है, दूसरी रो की वैल्यूज को डिवाइड। दूसरी रो की वैल्यूज के लिए आप फिर से एक्सपोनेंट निकालोगे, फिर से उसका सम निकालोगे, तीसरी रो की वैल्यूज के लिए फिर से एक्सपोनेंट निकालोगे, फिर से सम निकालोगे। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम लोग यहां पर बैचिंग में काम कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यस सर। ओके, अब आते हैं हम अपने कोड पर। ठीक है, तो ये मेरे आउटपुट्स आए, तो ये मेरी एक 3/3 की मैट्रिक्स है। तो समझ लो कि 3 न्यूरॉन्स थे और 3 रोज ऑफ डेटा था। तो ये फिर से वही बात है कि जो पहली रो है वो पहले सैंपल का, मतलब कि जो पहला इनपुट आया है उसका आउटपुट है, दूसरी रो दूसरे इनपुट का है, और तीसरी रो तीसरे इनपुट का है। ठीक है, अब
एनपी के पास एक सम फंक्शन होता है, जैसे हम लोगों ने EXP देखा वैसे सम देखा, वैसे मिनिमम है तो वैसे सम भी है। तो इसमें हम लोग अगर कुछ ना दें, सिंपल मैंने एक मैट्रिक्स दे दी 3x3, तो इसका आउटपुट एक सिंगल नंबर आता है। क्यों? क्योंकि इसने सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड कर दिया। क्या हम ये चीज चाहते थे? नो सर। हम रो वाइज चाहते थे। तो उसी के लिए नंपाई में एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सिस का। एक्सिस इक्वल टू 0 मतलब होता है रो वाइज, और एक्सिस इक्वल टू 1 होता है कॉलम वाइज। ठीक है, लेकिन इनका मतलब डिफरेंट होता है, वो मैं दिखाता हूं कैसे। यहां पर मैंने एक्सिस इक्वल टू 0 मतलब किया, इसका मतलब क्या हुआ? रो वाइज। ठीक, तो इसने मुझे 3 सम ला के दिए, तो शेप तो मेरा सही है, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको सम करना था। लेकिन ये जो सम किए हैं इसने इस कॉलम का सम, इस कॉलम का सम, इस कॉलम का सम ऐसे किया है। क्योंकि याद करो ये 15.11 है, तो 4.8, 8 4 12, 1 13, 9 8 17, तो हो गया 1.7, 13 1 14 हो गया, और 0.41 और ऐड कर दो उसमें, तो 15.11 हो गया। तो जब हमने रो वाइज लिखा है, हमने एक्सिस इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये कॉलम वाइज सम कर रहा है, और इसी के बाद जब मैंने एक्सिस इक्वल टू 1 कर रहा है, तो ये रो वाइज सम कर रहा है। तो जो मीनिंग है वो डिफरेंट है एक्चुअल में क्या हो रहा है। लेकिन जो मीनिंग है वो सही है। हमें लग रहा है कि यहां पर एक्सिस इक्वल टू 0 लिखा है, और एक्सिस इक्वल टू 0 का मतलब होता है रो, ठीक है, और एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कॉलम। बट यहां पर जब मैं रो लिख रहा हूं तब ये कॉलम वाइज सम कर रहा है, और जब मैं कॉलम लिख रहा हूं तब ये रो वाइज सम लिख रहा है। ऐसा क्यों है? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये कर रो ही वाइज रहा है, लेकिन ये 1 रो 2 रो 3 रो सम कर दिया, 1 रो 2 रो 3 रो सम कर दिया, 1 रो 2 रो 3 रो सम कर दिया। और जब मैं एक्सिस इक्वल टू 1 कर रहा हूं तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम सम कर दिया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम सम कर दिया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम सम कर दिया। तो पाइथन के हिसाब से ये कॉलम वाइज सम कर रहा है, बट हमारे ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये रो वाइज सम कर रहा है। ये एक रो की सारी वैल्यूज को ऐड कर दे रहा है, बट पाइथन के हिसाब से वो ठीक कर रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल से सबसे जो सिंपल इलाज है वो ऐसे याद कर लो कि अगर एक्सिस इक्वल टू 0 लिखोगे तो इसका मतलब है कि आप कॉलम वाइज ऑपरेशन कर रहे हो, और अगर आप एक्सिस इक्वल टू 1 लिखोगे तो आप रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है, ये रट लो कि उल्टा होता है। 0 का मतलब रो होता है बट ऑपरेशन कॉलम वाइज होते हैं, और 1 का मतलब कॉलम होता है बट ऑपरेशन रो वाइज होता है। ठीक है, तो हमें ये करना है, क्योंकि रो वाइज करना था तो हम एक्सिस इक्वल टू 1 लिखेंगे। ठीक है, ये भी सही हो गया। अब लेकिन यहां पर जो मेरे पास मैट्रिक्स थी वो थी 3x3 की, और ये मैट्रिक्स बताती है, इस मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिकेशन था क्या, कि ये इनपुट 1 का आउटपुट है, ये इनपुट 2 का आउटपुट है, और ये इनपुट 3 का आउटपुट है। ठीक है, मुझे हाँ ठीक है, मुझे इन सब का सम निकालना है, और इसका सम निकालना है, और इसका सम निकालना है। ठीक है, तो इसने निकाल तो दिया, बट ये अगर याद करो कि यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट, और मैंने कहा पाइथन में 1 डायमेंशनल वेक्टर का कोई मतलब नहीं होता है, इसमें सब कुछ मतलब 1 डायमेंशनल वेक्टर में कोई रो या कॉलम वाइज नहीं होता है। बट यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये कॉलम वाइज ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको रो वाइज कर दूंगा तब तो पता नहीं क्या मतलब निकला है। बट मुझे चाहिए क्या, इसका सम मुझे यहाँ पर चाहिए, इसका सम यहाँ पर चाहिए, इसका सम यहाँ पर चाहिए। मुझे 1/3 की मैट्रिक्स, 3/1 की मैट्रिक्स चाहिए, मुझे मैट्रिक्स चाहिए, मुझे एक वेक्टर नहीं चाहिए।
उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कीप डिम्स इक्वल टू ट्रू, कि जो ओरिजिनल डायमेंशन है उनको मेंटेन रखो। तो यहाँ पर ये एक ओरिजिनल डायमेंशन के हिसाब से ऐड करके मुझे सारे नंबर्स दे देता है। नंबर वही है 8.395, 7.29, 2.487, लेकिन अब ये एक 3x1 की मैट्रिक्स है इंस्टेड ऑफ एक 1D वेक्टर के। ओके तो इसीलिए मैं कहता हूँ जैसे कोई भी कोड लिखो तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने क्यों लिखा है। आपने x इक्वल टू 1 क्यों लिखा, आपने कीम डिम्स इक्वल टू 2 क्यों लिखा, और क्या चीज़ लिख रहे हो। प्रिंट तो चलो ठीक है, जो हम लोग ये चीज़ क्लियर हो गई क्यों यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू 1 और कीप डिम्स इक्वल टू ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना फाइनल कोड देख लेते हैं लेयर का। मेरे पास इनपुट्स आया, ये इनपुट्स मेरे पास हमेशा 2D में ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने कल भी शायद डिस्कस किया था कि जब आप लोग डीप लर्निंग लाइब्रेरी पे काम करते हो तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका इनपुट हमेशा 2 डायमेंशनल होगा। ठीक है, मिनिमम। हाँ, तो वो हमने किया। इसने इसका EXP निकाला। इसने एक काम और किया, यहाँ पर इसको माइनस मैक्सिमम वैल्यू, हर रो की मैक्सिमम वैल्यू से, जैसे इस रो की जो भी मैक्सिमम वैल्यू की, देखो काम वही कर रहा है। x इक्वल टू 1 मतलब रो वाइज, और कीप डिम्स किया है शेप करने के लिए, मतलब उसका शेप सेम रहा है, बट ये मैक्सिमम निकाल रहा है। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, अभी के लिए इसको हटा दो। इसने एक्सपोनेंशियल निकाला, उसके बाद हर रो की वैल्यू से इसने रो वाइज सम किया और उससे डिवाइड कर दिया। क्या किया, रो वाइज सम किया। रो वाइज कैसे किया, क्योंकि x इक्वल टू 1 किया है और कीप डायमेंशन इक्वल टू 2 रखा है, तो उसने रो वाइज सम किया और उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू को उससे डिवाइड किया, और उसने उसी को आउटपुट सेल्फ डॉट आउटपुट सेट कर दिया, जो हम लोग करते थे। क्या, e की पावर x डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ e की पावर x। यही मेरा सॉफ्टमैक्स का फंक्शन था। ठीक है, इसने वही किया है। तो यहां तक समझ में आया। क्लास बनाई, फॉरवर्ड किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इस पूरी कहानी में एक कहानी और थी कि मैंने ये क्या कहानी करी है। ठीक है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इसकी जरूरत पड़ गई, वो हम लोग नीचे देख लेते हैं 5 मिनट में। कि मैं यहां पर देखो अभी डिफरेंट एक्सपोनेंशियल को प्रिंट सर 1 मिनट। हाँ, थोड़ा ऊपर करिए। हाँ, ये सर, ये सम वाला हम लोग बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, एक ही बार उसको कैलकुलेट करके उसको यूज कर लेना। कहाँ हम लोग बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। ये यहाँ पे probs equals to exp underscore। नहीं, तो हम लोगों ने कहाँ बार बार कैलकुलेट किया, एक ही बार तो ये कोड रन होगा। यहाँ कोई फॉर लूप नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके, एक ही बार रन होगा ये। ओके, क्लियर हो गया। यस। ठीक है, अब इसकी कहानी की यहाँ पर क्या मैं ये क्या भसूड़ी मचा रखा हूँ कि हर रो का मैक्सिमम निकालो और उसको अपने इनपुट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहली चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि np.exp की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो -100 की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁻⁴, मतलब 0.00000 कहाँ तक जाता है। -10 की वैल्यू होती है e की पावर -10, 4.53 × 10⁻⁻5। ठीक है, 0 की वैल्यू होती है 1, 10 की वैल्यू होती है 22,026, और 100 की वैल्यू होती है 2.68 × 10⁻43, और 1000 की वैल्यू होती है, सॉरी पाइथन आपका बंद हो जाता है। e की पावर 1000 की वैल्यू ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। ये देखो, रन टाइम वार्निंग, ओवरफ्लो एनकाउंटर्ड इन एक्सप्लोरर इन्फिनिटी। तो जो आपका सवाल था कि e की पावर x तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो वो एकदम सही सवाल था। और ये प्रॉब्लम डीप लर्निंग के नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क्स में आती है। हमारे पास बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, एक होती है वैनिशिंग, ठीक है, न्यूरॉन्स, और एक होती है एक्सप्लोडिंग न्यूरॉन्स। एक्सप्लोडिंग न्यूरॉन्स क्या है कि आपकी वैल्यू इतनी बड़ी बन जाती है
कि उसमें आप थोड़ा सा वेट चेंज करोगे तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो ये जो एक्सप्लोडिंग है ये कहाँ से आता है? ये आता है e की पावर x से, ये आता है e की पावर x से। तो अच्छा, हम लोगों ने एक चीज देखी, e की पावर x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है 1, ये कहां पर होती है? 0 पर, ठीक है। मतलब a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। उसके पहले भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं लेकिन बहुत छोटी होती हैं। आवाज कट रही है, मतलब नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो? आवाज कट गई, रिपीट करो। राहुल, आपको क्वेश्चन समझ में आया था? क्या पूछा उसमें? नहीं सर, आवाज कट रही थी। सर e की पावर x से आता है मतलब क्या? e की पावर x से आता है मतलब क्या? मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमारे न्यूरल नेटवर्क में दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक वैनिशिंग वाली, ठीक है, वैनिशिंग वैल्यूज, एक होती है एक्सप्लोडिंग वैल्यूज, ठीक है। तो जो एक्सप्लोडिंग वैल्यूज होती हैं इसमें क्या होती है, आपकी वैल्यूज बहुत बड़ी जाती हैं। जो आप WT(x+b) करते हो ये आपकी अरबों में चली जाती हैं, ठीक है। तो जब ये इतनी बड़ी हो गई है तो आप वेट को थोड़ा चेंज करते हो तो भी कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लोडिंग वैल्यू आती है इसका रीजन क्या है आने का? इसका रीजन क्या होता है कि हम लोग e की पावर x करते हैं, तो x का हमने e की पावर देखा कि जैसे जैसे पॉजिटिव साइड में ये बढ़ रहा है तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि 100 तक तो हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 1000 तो हम कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मेरे पास WT(x+b) की वैल्यू 1000 होगी तो मेरा पाइथन प्रोग्राम तो फेल हो जाएगा ना, वो तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा इसके ऊपर सॉफ्ट मैक्स। तो हमें इसका एक सोल्यूशन ढूंढना था। तो इसका सोल्यूशन क्या था? हमने देखा कि जो ग्राफ होता है e की पावर x का, वो -∞ से 0 के बीच में बहुत हल्का रहता है, बढ़ता ये 0 के बाद, यहां तक ये आपकी वैल्यूज e की पावर x की वैल्यू लाई करेगी, मतलब कि e की पावर -∞ की वैल्यू होती है 0 और e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये आपकी 0 से 1 की रेंज हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं किसी तरीके से इस वैल्यू को -∞ से 0 के बीच में ले आऊं तो मेरे पास ये एक्सप्लोडिंग वाली प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, राइट? यस सर। तो मुझे इस जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है WT(x+b) का, मुझे इसको 0 से 1 के बीच में लेकर आना है, सॉरी -∞ से 0 के बीच में लेकर आना है। तो ये मैं कैसे ला सकता हूं? तो आओ मैं दिखाता हूं मैं कैसे ला सकता हूं। मेरे पास है 1 to 100, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 100 है। मैं सारी वैल्यूज को 100 से माइनस कर देता हूं, ये आ जाएगी -99, ये आ जाएगी -2, सॉरी -98 और ये आ जाएगी 0। अब इसकी रेंज थी 1 से लेकर 100 तक, इसकी रेंज क्या हो गई? -99 से लेकर 0 तक। हमारे पास एक्सेप्टेबल रेंज क्या है? -∞ से लेकर 0 तक। तो ये इसमें लाई कर रही है, कर रही है ना? तो हमने क्या किया? हमने खाली हर वैल्यू को उसकी मैक्सिमम वैल्यू से माइनस कर दिया। अब तुम यहां पर एक सवाल बहुत वैलिड उठा सकते हो कि 1, 2 और 100 सॉफ्टमैक्स का आउटपुट, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं सॉफ्टमैक्स लगाता हूं तो मेरे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है, कुछ प्रोबेबिलिटीज आएंगी। और इसके ऊपर जब मैं लगाऊंगा -99, -98 और 0, तो इसके ऊपर कुछ प्रोबेबिलिटीज आएंगी, राइट? सवाल तुम्हारा ये होना चाहिए कि यार मैंने वैल्यूज चेंज कर दी तो ये प्रोबेबिलिटीज मेरी चेंज हो जाएंगी ना?
ये सर तो सर प्रोबेबिलिटी को मतलब उल्टी हो जाएगी ना, कि जो ज्यादा हो रही है वो कम होगी, हाँ मतलब जो रियल में ज्यादा हो रही, जो ज्यादा दिख रही है वो रियल में कम होगी, जो कम दिख रही हाँ, है वो रियल में ज्यादा होगी। तो ऐसा हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए ना, तुमने वैल्यूज ही एकदम बदल दी, राइट? हाँ हाँ। ठीक है, ये ऐसा हमें लगता है, बट सॉफ्टमैक्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर 1, 2 और 3 लिया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने सॉफ्टमैक्स लगाया, मेरे पास प्रोबेबिलिटीज आई 0.09, 0.244 और 0.6, राइट? मैंने इसमें से सब में से 3 माइनस कर दिया, -2, -1 और 0, ठीक है, मेरे पास प्रोबेबिलिटीज अली भी सेम आई। तो सॉफ्टमैक्स की ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो एक्चुअल वैल्यूज पे काम नहीं करता है, एक्चुअल वैल्यूज पे काम नहीं करता है, वो डिफरेंस ऑफ वैल्यूज पे काम करता है। अगर आपके पास कोई एरे है और उसमें जो वैल्यूज हैं इनका डिफरेंस किसी और एरे जिसमें वैल्यूज सेम है, ठीक है, डिफरेंस अगर सेम है तो इनकी प्रोबेबिलिटीज भी सेम आएंगी। तो इसीलिए हम लोग यहां पर, मुझे अब ये चेक करना है, राहुल आपने बोला था कि सिग्मॉइड क्यों नहीं यूज कर लेते, कि क्या सिग्मॉइड भी इसी प्रॉपर्टी पे काम करेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इसीलिए यहां पर जब मैंने इसको, ये जो कहानी करी थी कि मैंने उसको मैक्सिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया, तो भी मेरे प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टमैक्स डिफरेंस के ऊपर काम करता है, ना कि एक्चुअल वैल्यूज के। तो यहां पर भी अगर मेरे पास 1, 2 और 100 है और ये -99, -98 और ये 0 है, तब भी इसके बीच में डिफरेंस -99 का है, सॉरी 99 का है, इसके बीच में डिफरेंस 98 का है और इनके बीच में डिफरेंस 1 का है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रोबेबिलिटी सही से निकालेगा। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है कि आप मैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। दो रीज़न आए मेरे पास, पहला क्या आया कि मैं अपनी रेंज को 0 से 1 के बीच में लेना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सप्लोडिंग वैल्यूज़ की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और इसको लाने के लिए मैंने सोल्यूशन निकाला कि मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दूं। फिर मेरे पास प्रॉब्लम आई कि अगर मैं मैक्सिमम से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या मेरी प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाएंगी, तो हमने वो देखा कि सॉफ्टमैक्स इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देता है, इसीलिए सॉफ्टमैक्स एक्चुएशन लेयर काम करता है, ठीक है। तो ये पूरी नोटबुक है। कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, पॉजिटिव वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, तो नेगेटिव वैल्यू भी तो जैसे बहुत बड़ी हो सकती है, तो वहाँ पे मतलब नहीं, वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, निगेटिव वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन e की पावर माइनस आप 10⁻100 कर दो, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा ना, ओके सर। क्योंकि हमारा e की पावर x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है एट e की पावर -∞। तो मेरी छोटे में मेरी वैल्यू चाहे जितनी दूर तक जाए, तो वहां पर मेरे पास वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर तुम कह सकते हो कि मेरे पास जो वैनिशिंग वाली प्रॉब्लम होती है वो हम डिस्कस करेंगे आगे, वो भी आती है, बट उसके भी सोल्यूशन है हमारे पास। तो कोई और क्वेश्चन है इसमें सॉफ्टमैक्स को लेकर? सर वही नहीं है। वैनिशिंग वाला था कि अगर बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी तब तो वैनिश भी हो सकता है ना। हाँ, तो वैनिश भी हो सकता है, उसका सोल्यूशन हम देखेंगे कैसे आएगा। वो हमें न्यूरल नेटवर्क में लगभग उतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी जब तक हम लोग RNN पे नहीं जाएंगे, टेक्स्ट पे नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि टेक्स्ट में हमारे पास बैक प्रोपगेशन में बहुत लंबा करना पड़ता है, तो वो 0 0 0 0 छोटा होते होते बहुत छोटा हो जाता है। तो अभी तक जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत जब पड़ेगी, जब करेंगे तो ध्यान में आएगा, तो बता ही दूंगा मैं वो चीज़ कैसे होगी, ठीक है। अभी हमारे पास खाली ये था कि e की पावर x सॉफ्टमैक्स से आता है, उसकी सोल्यूशन कैसे हम निकालते, ठीक है। ये फाइनल कोड है, इसमें सब कुछ है। डेंस लेयर है, मैंने फिर से डेटा उठाया 100 सैंपल्स का, ठीक है। मैंने उसके ऊपर डेंस लेयर बनाई और उस पर फॉरवर्ड किया, तो इसने मेरा निकाला WTX + B, ठीक है। इसके ऊपर मैंने रेलू लगाया, तो इसने रेलू ऑफ WTX + B किया।
तो हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक्टिवेशन 2 क्या, एक्टिवेशन 2 है सॉफ्ट मैक्स लगाया, इसके ऊपर मैंने सॉफ्ट मैक्स लगाया, तो ये मेरे पास सॉफ्ट मैक्स आ गया। तो ये मेरे पास इस टाइम फाइनल जो आउटपुट है ये सॉफ्ट मैक्स का आउटपुट है। मैंने शुरुआत की 5 रोज प्रिंट करी हैं, तो इसमें आप देखोगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटीज आनी चाहिए हर रो में, राइट। यस सर। तो हर रो का सम 1 होना चाहिए। तो यहां पर तुम देखोगे कि 0.33 0.33 0.33 ये प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी क्लास का हो सकता है, तीनों को प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर है। ये क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने वेट्स को अपने रैंडमली इनिशियलाइज किया था, तो हो सकता है कि एक बार ये आए दूसरी बार कुछ और आ जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली यही आ रही है। तो हम लोगों ने एक पूरी प्रोसेस बना ली है कि मेरे पास कोई इनपुट है, मैं डेंस लेयर लगाऊंगा, उसके ऊपर रेलू लगाऊंगा, इसके बाद मैं फिर से डेंस लगा दूंगा, फिर रेलू लगाऊंगा, फिर मैं आउटपुट लेकर आऊंगा और इस पर मैं सॉफ्ट मैक्स लगाऊंगा और यहां से मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। हमने लगभग ये काम पूरा और कर लिया, बस यहां पर एक काम और है लॉस कैलकुलेट करने का, जो हम लोग नेक्स्ट वीक मंडे को देखेंगे। और जैसे ही लॉस कैलकुलेट होगा वैसे ही हम लोग बैक प्रोपोगेशन शुरू कर देंगे कि इस इनपुट पर इन पर्टिकुलर वेट से ये लॉस आ रहा है, तो वापस हमें कैसे प्रोपोगेट करना। अच्छा, मीटिंग एंड हो सकती है, तो क्लास इतनी ही है। ये नोटबुक देखना, मैंने लिंक शेयर कर रखा है ग्रुप पे, तो ये असाइनमेंट देखकर ये करना है आपको 6 बजे के पहले देना है, ठीक है। तो कल मीटिंग 6 एंड हो बजे? नहीं परसों मंडे 6 बजे तक, कल क्लास नहीं होगी। अच्छा, ओके। तो बाकी मैं वीडियो सुबह तक अपलोड कर दूंगा। यस सर। चलो गुड नाइट, खाना खाओ, एंजॉय द वीकेंड, बाय बाय। अच्छा।